हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की लास्ट क्लासिफिकेशन है। इससे पहले हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस के बारे में पढ़ा था। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं। सबसे पहले इन हाइड्रोकार्बन्स को हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज एरीन्स। Hydrocarbons are also known as एरीन्स। ठीक है, एरीन्स देखो किस तरह से, AR प्लस इन। AR मीन्स एरोमेटिक और इन हो गया डबल बॉन्ड, यानी कि कोई ऐसा ये ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो एरोमेटिक भी है और इसमें डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड भी है। नेक्स्ट इसमें कहते हैं हम कि इसमें अरोमा स्मेल होती है, हैज़ अरोमा। हैज़ अरोमा मीन्स प्लीजेंट स्मेलिंग, प्लीजेंट स्मेलिंग। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। मोस्ट ऑफ सच कंपाउंड्स, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विच कंटेन बेंजीन रिंग। ठीक है, इनमें क्या होती है, बेंजीन रिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक है हमारे पास ये बेंजीन रिंग, जिसको हम CH3Cl के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ द AlCl3। और यहाँ से क्या होगा कि ये CH3 एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर देगा, एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर देगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि यहाँ पर CH3 आएगा और ये H इस Cl के साथ निकलकर बाहर चला जाएगा और हमारे पास जो ये बनेगा, ये बनेगा मिथाइल बेंजीन। ठीक है, ये है मिथाइल बेंजीन, जिसका कॉमन नेम है टोल्यूइन। ठीक है, ये तो आगे एक। अगर हम इसका एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे हम नाइट्रेशन करवा रहे थे, प्लस H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ द प्लस HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ द H2SO4। तो यहाँ से क्या होगा कि NO2 इसके पास चला जाएगा, NO2 इसके पास चला जाएगा और यहाँ से वाटर बाहर चला जाएगा और ये हमारे पास बनेगा नाइट्रोबेंजीन। वाटर बाहर और ये हमारे पास क्या बना, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये HNO3 था, ये OH और NO2 की फॉर्म में होता है। OH जो था यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके बाहर चला गया वाटर की फॉर्म में और NO2 इसके पास आ गया। ठीक है, यानी कि NO2 ने इसे क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया। ओके, अगर हम एक और एग्जांपल देखें, जैसे हमने सल्फोनेशन पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि रिएक्शन H2SO4 के साथ हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ द SO3। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, OH SO3H, ये SO3H एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर देगा और ये कुछ ऐसा बनेगा SO3H। तो ये यहाँ से और यहाँ से भी क्या होगा, वाटर बाहर और ये बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इन रिएक्शन से हमें एक चीज़ पता चलती है, वो क्या कि इन बेंजीन का एक एक हाइड्रोजन जो है वो सब्सटीट्यूट हो रहा है किसी और कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मिथाइल ने एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर दिया, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप ने एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर दिया और यहाँ पर SO3H ने एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर दिया। यहाँ से जो हमारी ओवरऑल कंक्लूजन आती है वो ये आती है कि जो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ये शो करती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक
मतलब एडिशन रिएक्शन ये शो नहीं करेंगी, ये हमेशा क्या करती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये कंक्लूजन आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो बात करते हैं ये करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स एक होते हैं बेंजीनाइड कंपाउंड्स, बेंजीनाइड कंपाउंड्स, और दूसरे होते हैं नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड्स, नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड। दोनों के दोनों एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें नाम से पता चलता है कुछ ना कुछ बेंजीन में ही होगा। ठीक है, जो बेंजीनाइड कंपाउंड्स होते हैं इनके पास क्या होती है, बेंजीन रिंग, हैज बेंजीन रिंग। और जो नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड्स होते हैं डज नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, इनमें बेंजीन रिंग नहीं होती। ओके, बेंजीनाइड कंपाउंड्स में हम अगर एग्जांपल्स देखें, सबसे पहला सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा, खुद बेंजीन है। ठीक है, ऐसे ये क्या है, बेंजीन। ओके, अगर इसके पास एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके CH3 आ जाए तो CH3 आ गया, ये क्या बन गया, मिथाइल बेंजीन। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप आ गया तो ये क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। अगर SO3H ग्रुप आएगा तो सल्फोनिक कंपाउंड, बेंजीन सल्फोनिक। ठीक है, और इसी तरह से क्या होता है, बेंजीन पे कोई ना कोई कंपाउंड आता रहता है। ठीक है, जैसे एक सब्स्टिट्यूट हुआ ऐसे दो भी सब्स्टिट्यूट होंगे। ठीक है, हम आगे देखते हैं। पहले इसमें हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि एक बेंजीन रिंग के साथ एक और बेंजीन रिंग आ जाती है, एक बेंजीन के साथ एक और बेंजीन रिंग आई तो ये बन जाता है नेफ्थलीन। ये क्या बनता है, नेफ्थलीन। एक और देखते हैं, एक बेंजीन के साथ अगर दो बेंजीन रिंग आ जाए, एक बेंजीन के साथ दो और आई तो ये क्या बन गया, एंथ्रासीन। ठीक है, अगर हम ये सारे देखें इनमें एक बेंजीन रिंग जरूर है। एक और देखते हैं, ये हैं बाइफिनाइल कंपाउंड्स। ये क्या है, बाइफिनाइल कंपाउंड्स, और इनमें भी क्या है, बेंजीन रिंग, बाइफिनाइल। ठीक है, ये है बाइफिनाइल, दो बेंजीन रिंग है इसमें। ठीक है, दोनों अटैच्ड हैं। ठीक है, ये तो आगे बेंजीनाइड कंपाउंड्स। अगर हम मूव करें नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड्स की ओर तो इसमें हमने कहा ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, और यहां पर हम ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कोई भी बेंजीन रिंग नहीं है। ये 7 कार्बन का चेन है, सॉरी साइक्लिक कंपाउंड है, और इसमें ये 5 का है, 6 का नहीं है, क्योंकि इस बेंजीन के लिए 6 कार्बन होते हैं रिंग में। तो इससे अगर हम देखें तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक की हम आगे कंडीशंस देखते हैं किस तरह से हमें पता चलेगा ये एरोमेटिक है, मगर ये है, और ये है एजुलिन। ठीक है, ये है एजुलिन, कोई भी बेंजीन का रिंग नहीं है, बट स्टिल ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, काफी फेमस एग्जाम्पल है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। और इसे हम कहते हैं ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन।
ठीक है, ये है ट्रोपोलोन। अब हमें इनसे क्या पता चलता है कि कौन से बेंजीनाइड कंपाउंड बेंजीनाइड कंपाउंड से और कौन से नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड से। ओके, नेक्स्ट हम बेंजीन के बारे में ही कुछ देखते हैं। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि बेंजीन क्या है। ठीक है, अब ये बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे आया, क्या हुआ, वो सभी हम देखेंगे इसी लेक्चर में। पहले हम बात करते हैं कि ये बेंजीन की थोड़ी बहुत अगर प्रॉपर्टीज देखते हैं। बेंजीन है क्या? बेंजीन, इसे हम फीन भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, बेंजीन एक स्मॉलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सबसे छोटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। सब स्मॉलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट हम अगर कहें कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो वो है C6H6। और इसके इसी फॉर्मूला से हमें पता चलता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा अनसैचुरेशन है। ठीक है, बट स्टिल बेंजीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट हम इसकी बात करें, इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लेते हैं और वो है sp2। बात करें इसकी ज्योमेट्री की तो वो आती है प्लेनर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ क्या आती है 1.39 एम्पियर। ठीक है, हमने देखा था कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में कितनी आती है 1.5434, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में कितनी आती है 1.54। ठीक है, अब इसमें ना तो ये 1.34 आ रही है ना ये 1.54 आ रही है, इसका मतलब ये इनके बीच की आ रही है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो है ये इनके बीच की आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इससे क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम ये कहें कि इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें, इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर हम लें तो वो आता है 1.5। ठीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ भी हो गई, बॉन्ड ऑर्डर भी हो गया। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जो बेंजीन रिंग है ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है। बेंजीन रिंग इज़ हाईली स्टेबल। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है ये, और इसीलिए हम कहते हैं कि देयरफॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, लाइक KMnO4, K2Cr2O7 डज नॉट इजिली ऑक्सीडाइज्ड बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग को इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज्ड नहीं करते। ऑक्सीडाइज्ड बेंजीन रिंग। ठीक है, ये क्या करते हैं, इतनी आसानी से बेंजीन रिंग को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते क्योंकि बेंजीन रिंग हाईली स्टेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि हमें पता है कि जो बेंजीन रिंग है इसमें बहुत ही ज़्यादा सैचुरेशन है। बेंजीन रिंग हैज़ हाईली सैचुरेटेड, हाईली सैचुरेशन। ठीक है, बट स्टिल इट इज हाईली स्टेबल। लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा क्या है, स्टेबल होती है। और ये बेंजीन रिंग ऑल्दो ये इसमें बहुत ही ज़्यादा सैचुरेशन है, लेकिन ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन हमें नहीं देती है। ठीक है, सॉरी, बेंजीन रिंग हाईली अनसैचुरेशन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये अनसैचुरेटेड है, हाईली अनसैचुरेशन, बट स्टिल इट इज़ हाईली स्टेबल। ठीक है, बहुत ज़्यादा अनसैचुरेशन होने के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है। नेक्स्ट एक पॉइंट और आता है कि बेंजीन रिंग नॉन पोलर नेचर का होता है। बेंजीन रिंग इज नॉन पोलर इन नेचर।
नेचर में ये कैसे होते हैं, नॉन पोलर नेचर होती है इनकी। और ये जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वंडर वॉल फोर्सेस के द्वारा ये अट्रैक्ट किए जाते हैं। ओके, तो ये तो आ गया बेंजीन के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें जो हमने देखी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसी में नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखते हैं क्या है नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। nomenclature and isomerism। आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मोनो सब्सटीट्यूटेड। अगर एक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होगा तब देखते हैं कैसे होता है। एक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होगा तो कोई एक ग्रुप आएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे CH3 आ गया तो ये क्या बन गया, मिथाइल बेंजीन। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि ये यहीं से हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होगा, कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है। लेट्स सपोज कि ये दूसरी पोजीशन से यहाँ से होता है और यहाँ पर कोई नाइट्रो ग्रुप आ गया तो ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, मोनो सब्सटीट्यूटेड का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डाई सब्सटीट्यूटेड। डाई सब्सटीट्यूटेड है। अगर हम डाई सब्सटीट्यूटेड में देखें तो सबसे पहले एक CH3 यहाँ आया और दूसरा CH3 यहाँ आ गया, इसे कहेंगे 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन। 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन, और इसे ही हम कहते हैं ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन इसे क्यों कहा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है। ये है ऑर्थो पोजीशन और ये आती है मेटा पोजीशन और ये आती है पैरा पोजीशन। ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशन में है। इस CH3 के ऑर्थो पोजीशन पे एक और CH3 है, इसलिए हम कहते हैं ऑर्थोजाइलिन। ठीक है, अब अगर मेटा पोजीशन से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाए तो CH3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर CH3, अब इसका नाम पड़ेगा 1,3 डाईमिथाइल बेंजीन। ठीक है, 1,3 डाईमिथाइल बेंजीन, और इसे ही हम कहते हैं मेटाजाइलिन। ओके, सिमिलरली पैराजाइलिन भी ऐसा ही होगा। CH3 और ये बनेगा 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन। 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन, और इसे हम कहते हैं पैराजाइलिन। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं। ओके, ये जो ऑर्थो इस तरफ है ये इस तरफ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ राइट साइड पे है, ये लेफ्ट साइड वाले पे भी हो सकता है। दैट मीन्स ये यहाँ पे भी हो सकता है। ये ऑर्थो पोजीशन आ जाती है, ये मेटा पोजीशन। ठीक है, हम इस CH3 को लेकर देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और आता है जिसे हम कहते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। अगर 3 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होंगे तो कुछ ऐसे होंगे। CH3 मान लो ऐसे यहाँ से गया, एक हाइड्रोजन ने यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया और एक ने यहाँ से किया। इसका जो नाम है वो बनेगा 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन। ये है 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, जैसे इसमें 3 हाइड्रोजन जो हैं वो सब्स्टिट्यूट किए गए हैं CH3 से, तो ये बन गया 1,3 ट्राईमिथाइल बेंजीन। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन हो रही है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें देखें तो इसमें हमें पोजिशनल आइसोमरिज्म हमें नज़र आ रही है। ठीक है, इसमें हमें कौन सी आइसोमरिज्म होती है, पोजिशनल आइसोमरिज्म। देखो किस तरह से, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे मिथाइल आया, यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे और यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे। सिर्फ मिथाइल की पोजीशन चेंज हो रही है, बाकी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहेगा। और सिर्फ इसमें अगर हम देखें सिर्फ इसकी मिथाइल पोजीशन जो है वही
चेंज हो रही है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म होता है। तो ये तो है नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। इसी के साथ जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की सिर्फ हमने जो इंट्रोडक्शन देखी है वो हम यहाँ पे कवर करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और उसी के साथ साथ एरोमेटिसिटी के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।